एंड चैनल। तो आई होप आप सभी का इकोनॉमिक्स पेपर जो है बहुत अच्छा गया होगा। तो आज जो है मैं आपको अकाउंट्स का पिछले साल का जो सेट 1 पेपर था वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए ये जो 5 सेट्स, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सेट्स है मैं आपसे डिस्कस करूं, बट पिछले जो 5 सेट्स थे अलग अलग 5 सेट्स के क्वेश्चन आए थे पूरे इंडिया में, तो वो मैं जो है आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, अपना कॉपी और पेन लेके रेडी रहिए, ठीक है, और हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, अकाउंटेंसी। सो मैं इंग्लिश में जो है इसको, इस क्वेश्चन को जो है क्या बोलते हैं, पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज इन पार्ट ए वॉल्यूम फर्स्ट से जो है आया है। तो पहला सवाल ये है, हीना एंड नीना, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। Hina and Nina are partners in a firm. Nina withdrew rupees 10,000 per month at the beginning of each month during the year ended 31st March. Interest on drawing was to be charged at the rate 6% per annum. तो नीना का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। कैसे निकलेगा? 10,000 पर मंथ जो है विड्रॉ कर रही है, कब तक? 31 मार्च तक। तो 10,000, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग समझ जाइएगा। इस 10 के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोग 10,000 लिखिएगा। 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सबसे पहले एनुअल ड्राइंग निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 1,20,000। आप एक बार में भी कैलकुलेट मत कीजिए और आराम से कैलकुलेट कीजिए। 10,000 इंटू 12, रेट कितना है? 6%, इंटू 6/100, इंटू 6/100, और फिर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? क्या दिया है? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हमें पता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए क्या इस्तेमाल होता है? एवरेज मंथ क्या होता है बेटा? 6.5 मंथ होता है। तो मल्टीप्लाई 6.5/12, 6.5/12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3900, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म. आशा withdrew rupees 1,000 at the end of each quarter. At the end of each quarter during the year ended 31st March 2022. Interest on drawing will be calculated for an average period of. मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा जो है क्वार्टर के एंड में निकालता है तो उसका एवरेज मंथ कितना होगा? सिंपल सी बात है सर, 4.5 महीना कैलकुलेट होता है, ठीक है। बिगिनिंग रहता तो 7.5 होता, एंडिंग दिया है इसीलिए 4.5 मंथ होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड। अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म. On 1st July 2021, Aman advanced a loan of 6 lakh to the firm. There is no partnership deed. On 31st March, Aman was entitled to get the following amount as interest on loan. कितना इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अमन को मिलेगा? तो अमन ने कितना एडवांस किया गया है लोन? 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख किया गया है। अच्छा, इन्होंने लोन कब लिया था? जुलाई में लिया था, ठीक है। रेट कितना है सर? रेट यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो हमें पता है जब इंटरेस्ट और लोन का रेट मेंशन नहीं होता है तो हम 6% के हिसाब से लेते हैं। 6 लाख का 6%। अब ये लोन कब लिया गया है सर? जुलाई में लिया गया है। अप्रैल मई जून, अगर 3 महीना माइनस कर दें तो 9 महीने के हिसाब से जो है हम निकालेंगे। तो कैलकुलेट जब हम करेंगे तो 6 लाख का 6% गुने 9/12, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 27,000, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3,
Akshita Limited issued fully paid shares of rupees 5 lakh in purchase consideration of net asset of 4 lakh 70. The balance of 30,000 will be dash to dash account. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर फुल्ली पेड शेयर्स रुपीज 5 लाख परचेज हुआ है, तो जब हम शेयर्स वगैरह परचेज करते तो 5 लाख हमारी लायबिलिटी हो गई। नेट एसेट 4,70,000 दिया हुआ है और हमें पता है कि एसेट की वैल्यू जो है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। कैपिटल का यहाँ मैटर है नहीं, तो 5 लाख में 4,70,000 का कितना होगा 30,000। यहाँ बोल भी दिया है कि 30,000 जो है बैलेंस बच रहा है, तो किसमें कमी आ रही है, एसेट्स में। तो याद रखिएगा, जब भी एसेट्स में कमी आएगी तो हम उसके लिए गुडविल अकाउंट खोलते हैं। अब एक ही ऑप्शन है और गुडविल अकाउंट हमारा एसेट है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट में ही 30,000 कम आ रहा था और डेबिट कर देंगे गुडविल को 30,000 रुपए से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। मायरा लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 12 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 4 लाख of Subho Liquid for an agreed purchase consideration of 9 lakh. The amount was payable itself by issue of 11% debentures or rupees 100 each at 10% discount. The number of debentures issued will be, ठीक है, तो 100 debentures थे और 10% डिस्काउंट पे थे, तो 100 का 10% 10 रुपीज, यानी फेस वैल्यू कितनी हो गई 90 रुपीज। अब 90 रुपीज का हमारा एक डिवेंचर जो है वो पड़ रहा है, ठीक, एक डिवेंचर हमारा कितने का पड़ रहा है 90 रुपीज। तो अब हमें क्या करना है सर, अब हमें ये देखना है कि ये 12 लाख का एसेट था, 4 लाख की लायबिलिटी थी, फॉर एन एग्रीड परचेस कंसिडरेशन ऑफ 9 लाख। परचेस कंसिडरेशन चेक करना है कितने में खरीदा गया है सर, 9 लाख रुपए में खरीदा गया है, 9 लाख रुपए में बात हुई है, 9 लाख रुपए का पेमेंट करना है, लेकिन डिबेंचर इशू करना है। तो एक डिबेंचर अगर 90 रुपए का है तो 9 लाख रुपए देने के लिए कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 9 लाख को 90 से डिवाइड करेंगे, ये 0 से कटेगा 0 और 9 से कटा ये 9, 1, ठीक, 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ लग जाएगा, तो 1 2 3 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। बढ़ते हैं आगे। कविता सविता एंड मधु आर पार्टनर्स। देखिए कविता सविता और मधु जो है पार्टनर्स थी, 6 लाख 4 लाख और 2 लाख इनका कैपिटल था। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल एज फॉलोज। कविता इतना, सविता इतना और मधु इतना। Kavita personally guaranteed that Savita's share of profit after charging interest on capital would not be less than 1 lakh in any year. सविता को जो प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो है 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉफिट जो है दिया हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर 3 लाख, तो आप ये बताइए कि क्या बताना है कि, अच्छा इसमें क्वेश्चन दिया है और 2 क्वेश्चन शायद आएंगे जी। तो सवाल ये पूछ रहा है कि सविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज द शॉर्ट ऑफ द गारंटीड अमाउंट बाय, कितना शॉर्ट पड़ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि कितना जो है सविता का प्रॉफिट बन रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना था सर, 3 लाख था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है 10%, तो सविता का कैपिटल कितना है 4 लाख है। 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 4 लाख का 10% होगा 40,000। 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा 60,000, और 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया 40 20 60, 60 और 60 1,20,000, 60,000 इधर, 40,000 इधर और 20,000 इधर, तो 1,20,000 जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 3 लाख में से हम 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बच रहा है सर, 1,80,000 बच रहा है। 1,80,000 में सविता का कितना है 1/2 है, यानी सविता को कितना मिलना चाहिए 1,80,000 का 1/2 करेंगे तो 90,000 मिलना चाहिए था। सॉरी, सविता का 90,000 आ रहा है। सविता का कितना आ रहा है बेटा 90,000 आ रहा है। कैसे आ रहा है, 1,80,000 का आधा करेंगे तो 90,000 आ रहा है।
लेकिन सविता को कितने की गारंटी दी गई थी? 1 लाख रुपए की। कितने की कमी, कितने की शॉर्टफॉल आ रही है? सर 1 लाख में 90,000 माइनस कर दीजिए, 10,000 का शॉर्टफॉल आ रहा है। ये तो पूछा था, 1 लाख मिलना था, 90,000 मिल रहा है, शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है? 10,000 जो है वो हो रहा है। ठीक, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गारंटीड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर हमको पता चला था कि सविता को जो है 1 लाख रुपए मिलना था। ठीक, सविता को 1 लाख रुपए गारंटी दिया गया, मतलब सविता को 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर सविता 40,000 दिया, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा 90,000 वाला। यानी ऑप्शन बी और डी में देखिए। अब कैसे होगा? 1,80,000 आया था, प्रॉफिट 3 लाख में से 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 1,80,000 आया। 1,80,000 का 1/3 कितना होगा? अच्छा, गारंटी कौन लेता? कविता पर्सनली गारंटीड, सिर्फ कविता ने जो है गारंटी लिया है, तो कविता का शेयर कितना हो जाएगा? 1,80,000 का 1/3 यानी 60,000। 60,000 तो कविता का शेयर आ रहा था, लेकिन 10,000 जो शॉर्टफॉल पड़ गया सविता का, वो कौन बियर करेगा? कविता देगी। कौन हर्जाना भरेगी? कविता पर्सनली गारंटीड लिखा है ना, तो कविता हर्जाना भरेगी। कितना? जितना कमी था, 10,000 की कमी थी, 60,000 कविता का आ रहा था, 10,000 और माइनस कर देंगे, 50,000 जो है कविता को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? कविता में 50,000, यहाँ 60 है, ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 6 का फर्स्ट। A company forfeited 400 shares of rupees 8 per share called up for non-payment of the first call of rupees 2 per share. On forfeiture of the share capital account will be debited with. ठीक है, आराम से देख सकते हैं, हमें पता है शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अगर अलॉटमेंट में पे नहीं हुआ है तो, या फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो कितने फॉरफीट हुए हैं? 400 शेयर्स जो है आपके फॉरफीट हुए हैं। 10 रुपए के थे। कॉल्ड अप कितना हुआ है सर? 8 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2 पर शेयर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट कितने से होगा? जितने का कॉल्ड अप हुआ है। ठीक है, पेड अप नहीं दिया है, याद रखिएगा। कॉल्ड अप और पेड अप में कंफ्यूज मत होइएगा। 8 पर शेयर कॉल्ड अप, 8 पर शेयर कॉल्ड अप का मतलब है कंपनी ने जो है अभी तक 8 रुपए तक ही कॉल किया है, 2 रुपया अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है। ठीक है, 2 रुपया जो है कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है। अब उस 8 रुपए में से जो है ये 2 रुपया किसी शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, तो यानी अभी तक 8 रुपए जो है कंपनी ने इन शेयर्स पे जो है क्या किया है? कॉल किया है। तो 400 गुने 8, 3200। तो इसका आंसर होगा 6 का सी। ठीक, और करके दिया हुआ है, जाइल लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स और रुपीज 10 ईच, issued at a premium of 10% for non-payment of allotment money of rupees 5 per share, including premium, and first and final call or rupees 3 per share. On forfeiture of the shares, share forfeiture account will be created with, कितने से क्रेडिट होगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पेंसिल यहाँ पर जो है थोड़ा सा ठीक से चल नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कुछ चीजें, तो आप लोग नोट करते रहना। हम शेयर फॉर फीचर की एंट्री लिखते हैं अगर, क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सबसे पहले। ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 700 शेयर फॉरफीट हुए हैं, 10 रुपए का था, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10 रुपए का था। तो शेयर कैपिटल में क्या हो जाएगा? 700 गुने 10, 7,000। किस लिए फॉरफीट हो रहा है सर? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, 5 रुपया जो है अलॉटमेंट मनी न देने के कारण, उसमें जो है प्रीमियम भी इंक्लूड है। तो प्रीमियम पहले निकालिए कितना है? 10 रुपए का एक शेयर था, 10 का 10% 1 रुपया। तो प्रीमियम भी जो है वो हमको नहीं मिला है अलॉटमेंट पे, तो क्या एंट्री हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 700। दो चीजें डेबिट हो गई, पहला 700 गुने 10, 700, और दूसरा 700 गुने 1, 700 गुने 10, 7,000, सॉरी
और 700 गुने 1 700। अब हम क्या लिखते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। इस पे पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें फेस वैल्यू लिखते हैं, कितना है सर, 5 रुपीज पर शेयर था, लेकिन उसमें प्रीमियम इंक्लूड था। प्रीमियम कितना इंक्लूड था, 1 रुपए इंक्लूड था, यानी फेस वैल्यू कितना था सर, 4 रुपए था। तो 700 गुने 4 कितना हो जाएगा, 2800। 2800 रुपए जो है अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए के हिसाब से नहीं मिला है, तो अगेन 700 गुने 3 2100। और बाकी क्या हो गया सर, बाकी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चल जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना हुआ, 7700, उसमें से माइनस कीजिए 2 2 4, तो 4000 माइनस करेंगे तो आपका 3700। 3700 में एक गया 3600, और 800 और माइनस करेंगे 2800। कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। Jai Limited forfeited 700 shares of rupees 10 each, issued at a premium of 10% for non.
Exile Limited forfeited 700 shares of rupees 10 each issued at a premium of 10% for non-payment of allotment money of rupees 5 per share, including premium, and the first and final call of rupees 3 per share. On forfeiture of the shares, share forfeiture account will be credited with तो 7,700 यहाँ हो गया, 2,800, 2,100 कितना आएगा? 7,700 में से 2,800 और 2,100 गया, 7,700 में से 49 गया, आपका आएगा 2,800। तो यहाँ पर 2,800 ऑप्शन आना चाहिए, तो ये जो क्वेश्चन जो है ये गलत है, ठीक है। 2,800 आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन रॉन्ग निकलते हैं तो अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है, इन केस अगर अटेम्प्ट किया है तो उन्हें वो जो मार्क्स है वो मिल जाते हैं, उन्हें वो मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 28 है। नेक्स्ट, रोहित लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर रुपीज 100 each at rupees 95 per debenture. 9% debentures account will be credited by, ठीक है। डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट क्या होगा? जो आप 9% डिवेंचर्स अकाउंट फुल वैल्यू से क्रेडिट होता है। फुल वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2,000 डिवेंचर्स थे और 100 रुपए के हिसाब से थे, 2,000 गुने 100 कितना हो जाए? 2 लाख। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? आइए पढ़ते हैं एक करके स्टेटमेंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन, सही है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है, डिवेंचर आपका एक तरह से क्या है? लोन, लोन पे इंटरेस्ट है तो वो चार्ज होता है। चार्ज का मतलब वो पीएल अकाउंट में दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, तो ये सही है। डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट, हाँ बिल्कुल कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, हाँ शेयर होल्डर्स के पास होता है, डिवेंचर्स के पास नहीं होता है। लास्ट का डिवेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, नहीं ये गलत बात है। डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Aman, Aadhar and Avinash were partners in profit in the loss ratio 3:1. Avinash रिटायर हो जा रहा है 1 जुलाई 2022 को। On the date of Avinash retirement, balance is showed a debit balance of 1,20,000 in the PL account. तो डेबिट बैलेंस जब भी बोलेगा, डेबिट बैलेंस अगर दिखा रहा है पीएल अकाउंट का तो वो लॉस होता है, ठीक है। तो 1,20,000 लॉस दिखा रहा है। फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट पेबल टू अविनाश, दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू, अब लॉस है भैया, तो लॉस होगा तो क्या होगा? ट्रांसफर किया जाएगा ये पूरा, कितने का? 1,20,000 किसमें ट्रांसफर होगा? सभी में ट्रांसफर होगा, जितने भी पार्टनर्स है, अमन, आधार और अविनाश, सभी में ट्रांसफर होगा। तो पढ़ते हैं, पूछा क्या है? बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। टू द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन एंड आधार इन ओल्ड पर्सन, नहीं गलत है। सिर्फ अमन एंड आधार क्यों? सभी में ट्रांसफर होगा।
टू द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमन, आधार एंड अविनाश इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डेबिट साइड क्यों जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट रहता तो क्रेडिट साइड जाता। सी देख लेते हैं, कह रहा है क्रेडिट साइड जाएगा कैपिटल अकाउंट अमन आधार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं, ये भी गलत है। अमन एंड आधार दो ही पार्टनर दिया और कह रहा है कि नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जी नहीं, ओल्ड रेशियो में होता है। फिर कह रहा है अमन एंड आधार, तो ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9, निधि, कुणाल और कबीर जो है पार्टनर से 2:2 उनका रेशियो था। कुणाल रिटायर हो जा रहा है और उसके पास कुछ बैलेंस बता है, रिजर्व, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करने के बाद 80,000 रुपए का पैसा बैलेंस बचा। निधि और कबीर एग्री टू पे हिम 1 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। निधि और कबीर कहते हैं कि हम जो है आपको 1 लाख रुपए दें। कुणाल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन हिज रिटायरमेंट वाज, तो जब रिटायर होता है तो कुणाल का जो है गुडविल कितना होगा। ध्यान से पढ़ते, ये जो बैलेंस दिया है वो किसका दिया है, वो कुणाल का दिया है 80,000। और निधि और कबीर किसको पे कर रहे हैं 1 लाख, कुणाल को ही तो पे कर रहे हैं, है ना। क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी सारी बात तो कुणाल की कर रहा है। तो 1 लाख में 80,000 क्या बचा, कितना 20,000 बचा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 9B, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कुणाल का जो गुडविल का हिस्सा होगा वो 20,000 होगा। 10, एजर्सन रीजन। एजर्सन रीजन, बहुत सारे बच्चों को जो है दिक्कत होता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, हाँ बिल्कुल सही है। एजर्सन तो बिल्कुल सही है। रीजन, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect of profit expected in future over and above the normal profit। ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, जब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हैं तो हम उसको गुडविल कहते हैं। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ ये रॉन्ग और करेक्ट पूछा है, करेक्ट रीजन तो नहीं पूछा है, तो इन दैट केस इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, गुडविल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बात करते हैं आगे। 11, A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:1. A withdrew a fixed amount of 12,000 at the beginning of each quarter. Interest on drawing charged at 6% per annum. The journal entry for charging interest on drawing at the end of year will be, कितना होगा at the end of year, ये देखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले एंट्री, आई होप एंट्री से ही पता कर सकते हैं आप, अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए आपका है तो वो आपको चार्ज करना होगा। सो इन दैट केस जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका क्रेडिट होना चाहिए। और उस केस में जो है किसका इंटरेस्ट निकल रहा है, ए विड्रू किया था ना, ए, तो ए का नाम आना चाहिए। इनके क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। ठीक, moving on to the question number 12, that part of the authorized capital which is actually issued to the public for subscription is called, which is actually issued, तो ठीक है, issued capital होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, Zinke Limited forfeited a share of ₹100 issued at a premium of 20% for non-payment of first call of 30 per share and final call of ₹10 per share. The minimum price at which this share can be reissued is, तो जिंकी लिमिटेड ने 100 शेयर्स को फोरफिट किया है, प्रीमियम है 20%, यानी 20 रुपीज प्रीमियम पे फोरफिट हो रहा है। और नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 30 पर शेयर, 30 पर शेयर, फर्स्ट कॉल पे 30 पर शेयर नहीं मिला है और फाइनल कॉल पे 10 पर शेयर जो है वो नहीं मिला है। तो सवाल ये पूछ रहा है द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी रीइशूड है। तो मिनिमम प्राइस जिसमें ये शेयर रीइशू किए जा सकते हैं, इसका रूल ये रहता है कि जितने शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला है उतने ही प्राइस पे आपको रखना पड़ेगा, कम से कम। तो यहाँ पर कितने पे हमको नहीं मिला है, हम 30 रुपया नहीं मिला है तो हमको यहाँ से 30 रुपये चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर 10 रुपया नहीं मिला है तो 10 रुपया यहाँ से भी चाहिए, 30 और 10 40, तो कम से कम 40 रुपए तो हमें चाहिए ही चाहिए। जो पैसा नहीं मिला है वो अब हमें चाहिए, तो इसका आंसर होगा 40। अक्षिता और अनुराग पार्टनर्स थे, ठीक है, इनका रेशियो था 2:1। अक्षत 1/3 के लिए प्रॉफिट्स में आता है, अक्षत 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता
and 1/3 of his share from Anurag. The new profit sharing of Akshita, Anurag and Akshat will be. तो अक्षिता और अनुराग पार्टनर्स है 2:1 है, तो अक्षिता का कितना हो जाएगा 2/3, अनुराग का 1/3. अक्षत इज एडमिटेड इन द फर्म विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स. अक्षत को 1/3 शेयर चाहिए. अक्षत एक्वायर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अक्षिता. तो अक्षत ने अपने शेयर का 2/3 हिस्सा अक्षिता से लिया. तो अक्षत का कितना था 1/3, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1/3 हिस्सा लिया है 2/3 हिस्से का. यहाँ लिखा ना 2/3 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना है, उसका शेयर है अक्षिता का 2/3, तो कितना हो जाएगा 2/9, 2/9 यानी 2/9 शेयर जो है कौन दे रहा है, अक्षिता दे रही है. एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर, उसी तरह 1/3 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/3 से. एक बार 2/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किए और एक बार 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ जाएगा 1/9. यानी अक्षिता ने 2/9 शेयर दे दिया है और अनुराग ने 1/9 शेयर दे दिया है. तो अगर इन दोनों ने अपना अपना शेयर दे दिया है तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा होगा अक्षिता के पास. अक्षिता के पास पहले कितना था 2/3 माइनस कर देंगे 2/9, ठीक है. उसी तरह 1/3 करेंगे और माइनस कर देंगे 1/9. तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, प्लस अक्षत का भी लेंगे. अक्षत का कितना है 1/3 है, ठीक है. जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4-3 इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. इनमें से कौन सा जो है रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हाँ होता है. पार्टनर्स लोन नहीं होता है. जनरल रिजर्व नहीं होता है. पार्टनर्स लोन के लिए अलग खाता बनता है, जनरल रिजर्व बढ़ जाता है. गुडविल हाँ होता है. तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट एंड 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं 16 का फर्स्ट. PQR were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:1. P died on 1st September 2020. P के डेथ के तारीख को प्रॉफिट जो था वो 80,000 कैलकुलेट किया गया था. P का शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्ट किया जाएगा. तो ये क्वेश्चन जो है डेथ का है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है. मैंने आपको कई बार बताया है कि डेथ के केस में पीएल सस्पेंस अकाउंट खुलता है. क्या कहा है, डेबिटिंग पीएल लॉस अकाउंट नहीं, नहीं हो सकता. डेबिटिंग पीएल अप्रेशन अकाउंट नहीं सर, पीएल अप्रेशन नहीं खुलता है, पीएल सस्पेंस अकाउंट खुलता है. अब ये दो चीज दिया हुआ है, दो केस दिया हुआ है, दोनों केस सेम है, डेबिटिंग पीएल सस्पेंस, डेबिटिंग पीएल सस्पेंस, लेकिन एक में 80 एक में 40. तो अब देखिए पीस डेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 80,000. तो फर्म का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80,000 दिया हुआ है, तो हमें पी का निकालना है. पी का हिस्सा कितना होगा सर 4 है, टोटल कितना है 8 है, 4/8 यानी आधा 80 का आधा 40,000 होता है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. पूजा नीता एंड अनीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. पूजा रिटायर हो जाती है, उसका पूरा शेयर जो है वो नीता और अनीता इक्वली ले लेती है. तो पूजा यानी पहले वाले का मतलब 3 2 5 1 6 यानी 3/6 यानी 1/2 जो है नीता और अनीता इक्वली ले रही है. तो 1/2 का हाफ करेंगे यानी 3/6 आ रहा था. अब कितना बचा उसको काटेंगे तो 1/2, और उसको नीता और अनीता इक्वली ले रही है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से. यानी नीता कितना ले रही है 1/4 ले रही है और अनीता कितना ले रही है वो भी 1/4 ले रही है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है तो ओल्ड में न्यू ऐड कर देंगे. ओल्ड कितना था, ओल्ड था नीता का 2/6, उसमें 1/4 ऐड कर देंगे. अनीता का है 1/6, उसमें 1/4 ऐड कर देंगे. जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 7:5. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर. सुमन, विवेक और विनोद जो है पार्टनर्स थे. 5:2 इनका रेशियो था. सुमन 1 अप्रैल 2022 को रिटायर हुई है.
आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्सेट्रा, ये सब एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट्स ऑफ विवेक एंड विनोद शोड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 3,60,000 और 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों क्या है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। टू बैलेंस सीडी लिखते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल में, ये दिया हुआ है। कह रहा है इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल्स, एडजस्ट करना है कैपिटल को, विवेक और विनोद को उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल ऑफ द नेसेसरी अमाउंट, शो योर वर्किंग क्लियरली। तो सीधी सी बात है, 3,60,000 और 1,40,000 उनका कैपिटल था, ठीक। तो 3,60,000 और 1,40,000 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना कैपिटल आएगा, हमारे पास आएगा 5 लाख, ठीक। अच्छा, सुमन रिटायर हो गई। सुमन रिटायर हो गई का मतलब सुमन का ये जो 5 वाला रेशियो था उसको हम हाइड कर देंगे। तो न्यू रेशियो विवेक और विनोद का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3:2, यानी इनका जो न्यू रेशियो होना चाहिए वो 3:2 होना चाहिए। 5 लाख को 3:2 में बांटेंगे तो कितना होगा, 3 लाख और 2 लाख, ठीक। 3 लाख और 2 लाख। कहने का मतलब क्या है कि विवेक का जो कैपिटल होना चाहिए वो 3 लाख होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम देख पा रहे हैं कि 3,60,000 है और यहाँ पर 3 लाख है, यानी 60,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ विवेक के पास। विवेक क्या करेगा, पैसा विड्रॉ करेगा। उसी तरह इसका कैपिटल जो है विनोद का वो 2 लाख होना चाहिए, लेकिन कितना है, सिर्फ 1,40,000 है। तो कितना और डिपॉजिट करना पड़ेगा फर्म में, 60,000। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। एक विड्रॉ कर रहा है, विवेक विड्रॉ कर रहा है और विनोद जो है डिपॉजिट कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेट कॉलम डालिएगा जनरल एंट्री में 2022 अप्रैल 1, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो आपकी मर्जी, डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट, क्योंकि विनोद जो है वो पैसा ला रहा है, 60,000 लिख दीजिएगा। फिर एक और एंट्री हो जाएगी 2022 अप्रैल 1, विवेक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 60,000 60,000। विड्रॉल की एंट्री ये हो जाएगी। नरेशन जरूर लिखिएगा, पहले केस में होगा बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय विनोद और दूसरे में हो जाएगा बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय विवेक, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसको थोड़ा सा जो है क्लीन कर दिया ताकि क्वेश्चन जो है थोड़ा समझ में आए, ठीक है। चलिए, अनु, मनु, तनु एंड कानू आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 4 पार्टनर्स दिए हुए हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस दिया है 2:1:2:1। They decided to share profits and losses in the ratio 4:3:1 with effect from 1st April 2020. On this date, goodwill of the firm was valued at 1,20,000 and general reserve appeared in the books 36,000. Pass necessary journal entries for the above transactions, so your working clearly. ठीक है, कितना दिया हुआ था गुडविल, सर 1,20,000 दिया हुआ था और गुडविल कितना दिया, सॉरी जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ था, 36,000 दिया हुआ था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लोगे, ठीक है। गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे। तो जब आप अनु का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ये आप लोग अपने आप कैलकुलेट करते रहना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 213 to 516, तो 2/6 और नीचे हो जाएगा 4/10। जब माइनस करोगे आपका आएगा 1/15, गेनिंग रेशियो आएगा, गेन कर रहा है, अनु गेन कर रही है। मनु का 1/6 माइनस 2/10, ये आपका आ जाएगा 1/30, ये भी गेन कर रही है। देन तनु का चेक करेंगे, 2/6 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/30, ये सेक्रीफाइस आएगा। और कानू का आएगा 1/6 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15, ये भी जो है सेक्रीफाइस आएगा। तो अनु और मनु जो है गेन कर रही है, तनु और कानू जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इनके क्या हो जाएगी, मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए अगर आपको नोट करना है तो। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनु, मनु, तनु एंड कानू, डेट पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये डाल दीजिएगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व को बांट दीजिएगा, ठीक है, 36,000 था,
तो 36,000 को हम बांटेंगे तो क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट टू मनुज कैपिटल अकाउंट टू तनुज कैपिटल अकाउंट टू कानुज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में यानी 2:1 में हम जो है बांट देंगे। जनरल रिजर्व जो है हम लोग इसको जब बांटेंगे ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, ध्यान दीजिएगा, अभी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री पास मत कीजिएगा। जनरल रिजर्व को हमेशा जो है ओल्ड वैल्यू में बांटा जाता है। तो कितना कितना आएगा, 12,600 12,600 12,000 6,000 12,000 6,000 ये एंट्री होगा। इन नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, आपने गेनिंग सैक्रिफाइस निकाला होगा, एंट्री हो जाएगी 2022 अप्रैल 1, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तनुज कैपिटल अकाउंट टू कानूज कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब कैसे निकालना है सर, कितना दिया है इसके लिए चेक करना पड़ेगा, गुडविल दिया होना चाहिए, गुडविल हाँ दिया हुआ है 1,20,000। अनु का रेशियो आ रहा था 1/15, तो 1,20,000 का 1/15 निकालेंगे तो 8,000, अनु में जाएगा 8,000। मनु का रहा था 1/30 गेनिंग, तो 130 निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 4,000, तो 8,000 डेबिट 4,000 डेबिट। उसी तरह तनु का निकालेंगे 4,000 क्रेडिट और 8,000 डेबिट। ठीक है, एंट्री हो जाएगी, सॉरी नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। NX Limited issued 1 lakh shares of 10 each, premium of 10% to the public for subscription. The whole amount was payable of application. Applications were received for 3 lakh shares. ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो डेफिनेटली जो है प्रोराटा होना चाहिए, और प्रोराटा यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बोला है कि नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास कीजिए NX लिमिटेड में। तो सिंपल सी बात है, इनके क्या हो जाएगी, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विटी यहाँ दिया नहीं है तो आप डायरेक्ट शेयर्स लिख सकते हो। तो कितने का एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं सर, 3 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, 3 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, और 10 रुपए का एक था, और प्रीमियम कितना था, 10%, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया, यानी 11 रुपए हो गए। तो ये कह रहा है एप्लीकेशन इतना, द बोर्ड डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल शेयरहोल्डर्स ऑन अ बेसिस। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना फर्स्ट कॉल है, ना अलॉटमेंट है, ना फाइनल कॉल है, कुछ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में समझ जाइएगा कि हमें जो है एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है। ठीक है, प्रोराटा का केस है। तो पूरे अमाउंट से पहले तो देखिए, उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करते थे, बट इस केस में क्या करेंगे, पूरे अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 रुपीज का 10%, 11 रुपीज पर शेयर, ये आपका 10 और 10% एक हो गया, 11 रुपए एक शेयर का पड़ गया। और कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए, 3 लाख, तो 3 लाख गुने 11 कितना हुआ, 33 लाख रुपए। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 33 लाख। अब एडजस्ट करना है, सेकेंड एंट्री नोट डाउन कीजिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट था उसी को डेबिट करेंगे 33 लाख से, टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले रिफंड वाला एंट्री कर लेते हैं ताकि हमें जो है आसानी पड़े। रिफंड कितने का करेंगे सर, रिफंड कितने का करेंगे, तो ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए, कुछ रिफंड होगा, कुछ एडजस्ट किया जाएगा, और कुछ शेयर कैपिटल में जाएगा। तो एंट्री लिख लीजिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में आपका कितना चल जाएगा सर, जाना था 1 लाख, अलॉट तो 1 लाख हुआ था, तो 1 लाख गुने 10, 10 लाख। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा 10 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा था, तो 1 लाख गुने 1 रुपया के हिसाब से 1 लाख। और बाकी जो आपका पैसा बचा वो हम क्या करेंगे, वो हम रिफंड कर देंगे।
वो हम डायरेक्टली जो है रिफंड कर देंगे, या फिर आप उसे अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, तो जो भी करोगे आपका बैलेंस आएगा 33 लाख में से 10 और 1 11 लाख गया, आपका आएगा 22 लाख। ठीक है, 22 लाख। तो बाकी जो है 22 लाख जो आपका पैसा बच रहा है वो आपको रिफंड कर देना होगा, तो बैंक अकाउंट में जो है वो 22 लाख चल जाएगा। ठीक, बढ़ते अगला। Showan Limited took over the asset of 60 lakh and liabilities of rupees 10 lakh from Swami Limited for an agreed purchase consideration of 45 lakh. The amount was payable by issuing 10% debenture of rupees 100 each, 25% प्रीमियम। 100 रुपए का डिवेंचर 25% प्रीमियम में दे रहा है, मतलब 125 रुपए में दे रहा है। शोवान लिमिटेड के बुक्स में आपको जनरल एंट्री पास करनी है, तो ठीक है, जनरल एंट्री हमें सबसे पहले कौन सी पास करते हैं, एसेट एक्वायर करने की करते हैं। एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू स्वामी लिमिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एसेट में आपका पूरा चल जाएगा 60 लाख, लायबिलिटीज आपका क्रेडिट हो गया 10 लाख से। ठीक है, टू स्वामी लिमिटेड में चल जाएगा 45 लाख का लिया था, तो 45 लाख स्वामी लिमिटेड चल गया। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि 5 लाख का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। जब एसेट्स में कमी आ रही थी तो हमने गुडविल अकाउंट खोला था, जब लायबिलिटी में कमी आएगी तो हम ओपन करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चल जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5 लाख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ऑन 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ आशु एंड माधव इज ₹1,50,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10%। एवरेज प्रॉफिट दिया है 23,500। गुडविल निकालना है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन तो आसान है। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सॉरी सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एपी माइनस एनपी। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कैपिटल दिया हुआ है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10% 15,000, 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। एवरेज प्रॉफिट दिया ही हुआ है 23,500। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस कीजिए, 23,500 में से 15,000, आपका कितना आएगा 8,500। 8,500 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है, 8,500 को 3 से गुना करेंगे, 25,500 इसका आंसर होगा। रुपीस का सिंबल लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आप ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Rakshit and Malik are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1. On 1st April 2021, their capitals were 1,20,000 and 80,000 respectively. On 1st December 2021, they decided that the total capital of the firm should be 3 lakh to be contributed by them in the ratio of 2:1. According to the partnership deed, interest on capital is allowed to the partners at the rate 6% per annum. Calculate interest on capital to be allowed for the year ending 31st March 2022. ठीक है, एक एक करके निकालना पड़ेगा। फिर रक्षित का सबसे पहले निकालते हैं। रक्षित का कैपिटल कितना था, 1,20,000 था, 1,20,000 था। तो 1,20,000 कब तक था, नवंबर तक था। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो नवंबर पर 8 महीने के लिए। तो कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, 1,20,000 है। ठीक है, इस 1,20,000 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 महीने के लिए, इंटू 8 मल्टीप्लाई 6%। ठीक है, अपॉन 12 कर लेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे। कह रहा है डिसाइडेड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द रेशियो। तो 1 दिसंबर से उनका कैपिटल 3 लाख हो जा रहा है, तो 3 लाख निकाल लीजिए। 3 लाख पे कितना निकालना होगा,
दिसंबर से आपका कितना बचा मार्च तक, तो 4 महीना बच रहा है, तो इंटू 3 लाख में इंटू करेंगे 4/12, मल्टीप्लाई रेट क्या है 6/100। इस तरह से निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा 8,800। ठीक है, फिर से देख लीजिए कैसे आया है। 1,20,000 शुरुआती में कैपिटल था, 1 अप्रैल को, 1 दिसंबर को चेंज हो रहा है, यानी नवंबर तक जो था वो 1,20,000 था। 1,20,000 8 महीने के लिए 6% के हिसाब से हमने निकाला। फिर 1 दिसंबर से जो है मार्च तक 3 लाख रुपए था, तो 3 लाख पे हमने 6% के हिसाब से 4 महीने के लिए निकाला, तो 8,800 रक्षित का आ गया। उसी तरह मलिक का निकालेंगे, 80,000 है, 80,000 को 8 महीने के लिए था, 8/12 गुने 6/100 प्लस, अच्छा 1 मिनट, ये जो 3 लाख था, सॉरी, वो जो 3 लाख था वो 2:1 में कंट्रीब्यूट हुआ था, यानी 2 लाख और 1 लाख। तो रक्षित का जो सेकेंड पार्ट निकालेंगे वो 2 लाख पे निकालेंगे, ठीक है, 3 लाख पे नहीं निकालेंगे। 2 लाख और 1 लाख इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो 2 लाख में जो है हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लाख, और 1 लाख किसका है, मलिक का है, तो 1 लाख में मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, गुणे 4/12 गुणे 6/100, उसी तरह करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5,200। ठीक, अब देखिए, Sundays Limited has an authorized capital of 30 lakh divided into equity shares of ₹10 each। 30 लाख जो है रुपए थे और 10 रुपए के शेयर्स में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, यानी उसके पास कितने शेयर्स होंगे फिर, 30 लाख को 10 से डिवाइड कीजिए, 3 लाख शेयर्स होंगे। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया और 70,000 शेयर्स के लिए जो है वो बुलावा भेजा। एप्लीकेशन फॉर 69,000 शेयर्स वर रिसीव, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2% ऑन 3,000 शेयर्स। 3,000 शेयर्स पे जो है 2 रुपए के हिसाब से उसको पैसे नहीं मिले, यानी 30,000 गुने 2, 6,000 रुपए जो है उसको नहीं मिले, तो ये दिखाना है, शेयर कैपिटल दिखाना है और नोट्स टू अकाउंट जो ये दिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको अब आंसर की दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है किस तरह से करना होगा, आपको प्रेजेंट करना होगा ये चीज। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये मेरे बनाना पॉसिबल नहीं है, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ पर संदेश लिमिटेड बैलेंस शीट बनाया गया है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट एसेट जो भी डेट रहेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। अब ये जो अमाउंट है ये हम लिखेंगे सबसे पहले, लेकिन इसमें अमाउंट हम अभी पहले नहीं भरेंगे, ये आपका जो है नोट्स टू अकाउंट्स जो हम बनाएंगे इसके बाद वो आएगा आंसर। इसमें जो फाइनल आंसर आएगा वो वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ऑथोराइज कैपिटल बनाएंगे, नोट्स टू कैपिटल में पहला शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच 30 लाख, देन इश्यूड कैपिटल दिया हुआ है 70,000, तो 70,000 शेयर्स ऑफ 10,000 7 लाख। सब्सक्राइब कितने हुए हैं, 66,000 सी हुए हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कितने हुए, 69,000। देखिए शेयर्स रिसीव हुए थे जिसमें से 3,000 जो है शेयर्स नहीं दिए हैं, तो 69 माइनस 3 कर देंगे, यानी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, ऐसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया है और पूरा पैसा भी दिया है। तो 69 में से 3 माइनस करेंगे तो 66,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मिला है, 6,60,000 आ जाएगा। और शेयर्स कैंसिल हुए हैं, जिस शेयर्स पे पैसा नहीं मिला था, कितने शेयर्स कैंसिल हुए थे सर, 3,000 शेयर कैंसिल हुए थे, और यहाँ लिखा हुआ है फोरफिटेड, शेयर फोरफिटर ऐड कर देंगे, 3,000 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 8 से, क्योंकि 10 रुपए का था और 2 रुपया नहीं मिला था, तो बचा जो 8 रुपया है वो 8 रुपए के हिसाब से हम फोरफिचर की एंट्री मारेंगे। 3,000 गुने 8, ये हो गया 24। हमें पता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अपने 6,60,000 मिला था, और 24,000 जो है 6 लाख फोरफिचर में मिला है। ठीक है, तो 6,60,000 और 84,000 कितना हो जाएगा, 6,84,000 हो जाएगा। ठीक, यही 6,84,000 जो है हमने
कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है यहाँ पर। ठीक, बढ़ते हैं अगला। सुधीर, दीपक एंड नवीन पार्टनर्स है 2-1। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या तरीका बताया था कि कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखिए क्वेश्चन किस चीज का है, डेथ का है। ठीक है, चलिए डेथ का तो देखिए इसमें ऐसा कोई चीज है जो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। सर जनरल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया मतलब ये पार्टनर कैपिटल में बटेगा। लोन दिया हुआ है, लेकिन लोन किसका दिया हुआ है कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ये आउटसाइडर का लोन है। ठीक है, ना सुधीर का है, ना दीपक का है, ना नवीन का है, तो इसको छोड़ देंगे। इसमें ऐसा कुछ दिया, हाँ सर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, एसेट साइड दिया है। इसका मतलब ये हमारा लॉस है, लॉस है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड जो है पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। तो अब जो है वो क्या बोल रहा है, क्या करना है, हमें क्या बनाना है। सुधीर डाइड ऑन 30 जून 2022। द पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। गुडविल है 2.5 ईयर परचेस के हिसाब से, पर ईयर ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर 1,80,000। डायरेक्टली दे दिया है एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट 1,80,000। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस 2.5 से इंटू करना है। 2.5 को आप या तो 5/2 भी लिख सकते हो या 2.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर सुधीर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है, लॉस द डेट ऑफ द डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स बेसिस पे निकालना है। दो बेसिस होते हैं, टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस। ठीक है, तो टर्नओवर बेसिस में टाइम का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो सेल्स कितना दिया हुआ है सर, 4 लाख दिया हुआ है पिछले साल का, एंड डेट फ्रॉम 1 अप्रैल 30 जून, यानी जब से अब न्यू फाइनेंशियल ईयर से मरने तक 1.5 लाख था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 1 लाख। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, तो कैसे निकलता है आपको पता है। ठीक है, कैसे निकलता है, पिछले साल का सेल्स लेंगे। पिछले साल का सेल्स कितना था, 4 लाख, अपॉन पिछले साल इस साल का सेल कितना था, इस साल का मतलब अप्रैल से लेकर जून तक का 1.5 लाख। इसको इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू, अगर पिछले साल का सेल्स 4 लाख था तो प्रॉफिट कितना होता है उसके अगेंस्ट, सर उसके अगेंस्ट हो रहा था 1 लाख। ठीक है, और इस साल का जो प्रॉफिट निकलेगा वो किस नाम से निकलेगा, ऑब्वियसली पीएल सस्पेंस से निकलेगा। तो हम एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स इंटू 4 लाख, और यहाँ पर 1,50,000 इंटू 1 लाख। तो आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको मार्किंग का भी पता चले कैसी मार्किंग की जाती है बोर्ड में। तो आपका ये आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करोगे, ये पोर्शन जो है आपको करना है, यही चीज बता रहा है। फिर जितना भी आएगा उसमें हमको सुधीर का हिस्सा निकालना है। सुधीर का हिस्सा कितना है, अगर आप ध्यान दोगे तो 2/5 ये रेशियो निकलेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए। 2:1 था तो सुधीर पहला वाला है, यानी 2/5। ठीक, अब सिंपल हो गया है अब काम। सबसे पहले भाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, सुधीर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, मतलब कैपिटल जो ट्रांसफर होगा, प्रिपेयर सुधीर कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो भाई बैलेंस बीडी लिख देंगे, उसका क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल जो था, ठीक है, जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया था। जनरल रिजर्व जो है हम उसको बांट देंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व हमारे पास उस बांटने के लिए 1 लाख। तो 1 लाख का 2/5 निकालेंगे तो 40,000 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप सभी को आता ही है। अब पीएल सस्पेंस अकाउंट नीचे अभी हमने कैलकुलेट किया है 15,000। ठीक है, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुनिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था, तो कैपिटल उसका 1,60,000 था, 7% रेट दिया था। और मंथ कितना दिया था, इन्होंने कब लिया था सर ये, सॉरी ये इनकी डेथ कब हुई है, जून में हुई है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2,800 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद गुडविल बांटेंगे, तो गुडविल हम आराम से बांटेंगे। 1,80,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,80,000 को 2.5 से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4,50,000।
लेकिन सुधीर का हिस्सा 2/5 है, निकालेंगे तो आएगा 1,80,000। उस 1,80,000 को जो है हम गेनिंग रेशियो में दीपक और नवीन के बीच बांटेंगे। अब न्यू रेशियो तो दिया नहीं है यहाँ पर दीपक और नवीन का, तो नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जो है ये हट जाएगा सुधीर, और 2:1 में जो है हम बांट देंगे। तो 2:1 में बांटेंगे तो आप देख सकते हो कितना आ रहा है, 1,20,000 आ रहा है और 60,000 आ रहा है। और कुछ बचा है, भूलिएगा मत कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी बांटना है, तो डेबिट साइड लिख देंगे। कितना लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना है, 1,20,000 पूरे फर्म का है, सिर्फ सुधीर का हिस्सा कितना होगा, 2/5 होगा, तो 48,000 आएगा। बाकी इधर का टोटल कीजिए और फिर ये 48,000 माइनस कीजिए, आपका आएगा 3,49,800 आएगा। ठीक है, इतना आप करोगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, तुरंत आपको नंबर मिलेगा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द forfeiture and reissue of shares in the following cases. BCG Limited forfeited 75 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹4 per share। यानी 10 का शेयर जो है 4 रुपए प्रीमियम पे दे रहा है, यानी 14 रुपए हो गए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब क्या है कि अलॉटमेंट में कैपिटल वैल्यू कितनी होगी, 4 रुपए, और प्रीमियम की वैल्यू कितनी होगी, 4 रुपए अलॉटमेंट में। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज 4 पर शेयर वाज नॉट मेड। 4 रुपए जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कॉल ही नहीं किया गया है। The forfeiture shares were reissued at ₹15 per share fully paid up। तो रीइश्यू की एंट्री बहुत सिंपल हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 शेयर्स इंटू 10 750। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें 4 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 75 इंटू 4 300। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 पर शेयर दिया है तो 75 इंटू 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 600। और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट में लिख देंगे। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सही है, शेयर फॉर फीचर 450 है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम 300 टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, सॉरी टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, पहले ये देख लीजिए, या तो आप शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं या तो आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलना है तो आप यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। 600 जो है ये मिला है, तो कितना हुआ 750 माइनस 600, 150 जो है शेयर फॉर फीचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस अमाउंट है। उसके बाद क्या किया है, 75 शेयर्स को जो है 15 रुपीज में रीइश्यू किया गया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 75 इंटू 15 1125। और डिस्काउंट में नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर शेयर फॉर फीचर की एंट्री नहीं खुलेगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 75 इंटू 10, और प्रीमियम था 5 रुपए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 75 इंटू 5 375। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर शेयर फॉर फीचर की अगर बात करें तो सिर्फ यहाँ पर 150 रुपए ही जो है वो बच रहा है। तो इसी 150 रुपए को जो है हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री हो जाएगी फॉर फीचर शेयर्स अकाउंट या शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब मार्क्स अलॉटमेंट दे सकते हैं, 1+1+1 करके 3 मार्क्स दिया गया है, ठीक। डेट कॉलम जरूर बनाइएगा, भले ही उसमें डेट हो या ना हो, ये कॉलम बनाना जरूरी है, प्रॉपर फॉर्मेट जो है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिरिका लिमिटेड फॉरफिटेड 1200 शेयर्स of ₹50 each issued at par for non-payment of final call of ₹10 per share. Out of this 900 shares were reissued at 45 per share fully paid up, ठीक है। तो 1200 शेयर्स जो वो कैंसिल हुए हैं, तो फिर से एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 इंटू कितने का था एक शेयर 50 रुपीज, तो यहाँ पर 60,000 हो गया। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि किस पे पैसा नहीं मिला है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹10 पर शेयर, तो 1200 इंटू 10, 1200 इंटू 10 कितना करेंगे 12,000। और तो किसी पे ऐसा नहीं है जिसपे पैसा नहीं मिला है, बस फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला था, फाइनल कॉल का हमने लिख दिया है। 60,000 में 12,000 का कितना हो जाएगा, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट 48,000। अब रीइश्यू की एंट्री करेंगे, लेकिन रीइश्यू सिर्फ 900 शेयर्स का हो रहा है 45 पर शेयर पे, जबकि 50 रुपीज इसकी फेस वैल्यू थी, और 45 रुपीज जो है वो इश्यू कर रहा है, री इश्यू कर रहा है। तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है 5 रुपीज। अब जब भी यहाँ पर डिस्काउंट की बात करेंगे री इश्यू के समय, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट खुलता है।
तो 900 इंटू बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, पहले बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितने में इशू किया है? 45 रुपीज में। 900 इंटू 45 दैट इज 40,500। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 5 रुपये डिस्काउंट था, तो 900 इंटू 5 अगेन 4500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू 50 45,000। ठीक, अब यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर कैसे निकालेंगे, सॉरी कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखिए। जब हमने फॉरफिट किया था तो 1200 शेयर किया था, लेकिन री इशू तो कर रहे सिर्फ 900 शेयर पे। ठीक, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखिए 1200 शेयर अगर आप री इशू करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है पैसा? 1200 शेयर इशू करने पर यहाँ पर 48,000 मिल रहा है। तो एक शेयर पे कितना मिल रहा होगा? काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 12 से कट गया 48। कितने बार में? 4 बार में। 4 और 0 40, यानी एक शेयर पे आपका कितना आ रहा है? 40 रुपए आ रहा है। यानी एक शेयर फॉरफिट करने पर 40 रुपया जो है हमें फॉरफिट सॉरी हमें क्रेडिट हो रहा था, हमें फायदा हो रहा था। बट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर फॉरफिचर शेयर्स अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन ये कितने पे हुआ है? ये 900 शेयर्स के हिसाब से 4500 आ रहा है, तो 900 शेयर्स के हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए फिर 4500 है, तो 900 शेयर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस फोर फीचर के हिसाब से? 900 इंटू 40, एक शेयर पे अगर हमें 40 रुपए का फायदा हो रहा है तो 900 शेयर्स पे कितना होगा? क्योंकि 900 शेयर्स ही हमें इशू हुए हैं सर, हमें होगा 36,000। 36,000 हमें फायदा हो रहा था क्योंकि क्रेडिट हुआ था, साफ साफ समझ जा रहे हैं आप लोग। यहाँ पर 900 शेयर्स पे डेबिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है? 4,500 का। 36,000 में से 4500 ये जो है माइनस कर देंगे। अभी भी हम पास क्रेडिट बच रहा है, उसको हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 36,000 में से 4500 जगह कितना होगा? 31,500। अब जो 31,500 था वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में था, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्रेडिट ज्यादा रहा था, यानी अभी भी क्रेडिट होता। ट्रांसफर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब सारा अमाउंट जो है हमने फॉरफिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया। ये डेबिट हो गया, कहाँ ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व हमारी लायबिलिटी है, इसीलिए ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Limited invited application for 30,000 shares of this 100 is application rupees 4010 including premium, allotment including 10 premium, first call 30 and बैलेंस कितना हो जाएगा? 100 रुपए का शेयर, 20% प्रीमियम पे है तो 130 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ कितना हुआ? 40 30 70 30 100, और बैलेंस हो जाएगा आपका 20 रुपीज। अब बढ़ते हैं आगे, और क्या लिखा है आगे? एप्लीकेंट्स रिसीव फॉर 40,000 शेयर, 30,000 शेयर्स के लिए 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया है। कितने लोगों को किया गया है? 35,000 शेयर्स को किया गया है। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज, रिमेनिंग कितना बचा? 40,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और 35,000 लोगों को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है शेयर। बाकी जो 5,000 बच गए, 40,000 में 35,000 माइनस करोगे तो इन 5,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया गया है। ठीक है, इन 5,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया गया है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और ये जो 40,000 जो शेयर्स थे, सॉरी 30,000 शेयर्स थे, अब 30,000 में जो है 35,000 लोगों को दिया गया, यानी 5,000 अलॉटमेंट, 5,000 शेयर होल्डर्स, 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है अमाउंट 5,000 शेयर्स में, उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले इनकी क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 शेयर्स पे आया था, 40,000 गुने 40 रुपया था, तो 16 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम था। ठीक है, फिर दूसरा इनकी क्या हो जाएगा? जो क्रेडिट था उसे डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? पूरे 16 लाख से। 16 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स ही थे, एक्चुअल अलॉटमेंट तो 30,000 शेयर्स का करा था, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू
जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितना हो जाएगा आपका है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 30 रुपीज है। ठीक, 40 रुपया था जिसमें 10 रुपया प्रीमियम इंक्लूड था, 30,000 इंटू 30 9 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए का था, 30,000 इंटू 10 3 लाख। तो बैंक अकाउंट अब देख लीजिए, ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, 5,000 शेयर्स जो है रिफंड कर दिया गया था। 40,000 में 35,000 लोगों को ही तो पैसा मिला है, शेयर्स मिला है, बाकी 5,000 रिफंड, 5,000 गुने 40 2 लाख प्रीमियम के साथ। ठीक, और जो बैलेंस आपका बच जाएगा वो हो जाएगा आपका शेयर अलॉटमेंट 2 लाख रुपए। ठीक, ये वैल्यू आना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वैल्यू जो है मेन है शेयर अलॉटमेंट वाला। इसी में देखिए इसमें जो है 1 मार्क्स पूरे दिए गए। ठीक, नेक्स्ट एंट्री पहुंचते हैं। फिर क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 into 30 9 lakh to share capital account 30,000 into 20 and security premium reserve account 30,000 into 10 3 लाख, ये भी हो गया। अब अलॉटमेंट रिसीव की जब हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, या तो आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कॉल्स इन एरियर नहीं खोलना है तो आप इस कॉल्स इन एरियर को जो है नहीं दिखाओगे, ठीक है, और अगर बोला है तो हमें जो है वो दिखाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या इसमें बोला गया था कि नहीं। योगेश who applied for 700 shares failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after allotment। उससे शेयर्स को जो है अलॉटमेंट के तुरंत बाद जो है वो कैंसिल कर दिया गया। फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर एंड ऑल द मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड। उसके बाद फर्स्ट कॉल मेड किया गया, कंपनी ने कॉल किया और सारा पैसा जो है रिसीव हो गया। सेकेंड कॉल वाज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो किया ही नहीं गया, वो कॉल ही नहीं किया गया। तो ठीक है, अब यहाँ पर पैसा निकालना है तो अब हमें ये देखना पड़ेगा योगेश, योगेश को ने 700 शेयर्स अप्लाई किए थे। ठीक, अब योगेश ने अगर 700 शेयर्स अप्लाई किए थे तो उसको अलॉट कितना किया गया होगा, ये पता लगाना है। चलिए पता लगाते हैं। तो 700 शेयर्स उसने अप्लाई किया था, ठीक है, तो पहले ये देखिए कितने शेयर्स थे आपके टोटल, 35,000, 40,000 में 35,000 को ही जो है अलॉट किया जा रहा था। तो यहाँ पर याद रखिएगा जितने शेयर्स प्रोराटा में जा रहे हैं उसी को जो है हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, 35,000 शेयर्स, ऊपर आप लिखोगे क्या है ये, अप्लाइड, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना अलॉटेड। 35,000 शेयर्स जब अप्लाई हुआ, जो लोगों ने अप्लाई किया उसमें कितने अलॉट किया गया, 30,000 अलॉट किया गया, बट योगेश ने 700 शेयर्स अप्लाई किया है। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि अप्लाई वाले कॉलम के नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक, इज इक्वल टू, हमें अलॉटमेंट पता लगाना है कि 700 शेयर्स में अलॉट कितना किया होगा, ये तो हमें मालूम नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। ठीक, 35,000 ये अप्लाइड है, उसके नीचे योगेश का अप्लाई है, 30,000 टोटल अलॉटेड है, नीचे एक्स है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो 700 से इसको काटते हैं, तो 7 से कटा 350, ये बचा आपका 50, 50 से इसको काट देंगे, 5 से इसको काटेंगे, ये आपका आ रहा है 600, ठीक है। यहाँ पर क्लीननेस नहीं नजर आ रही है, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा 600, यानी 600 शेयर्स में जो है 600 शेयर्स जो है उसको अलॉट किए गए थे। अब जरा ये बताइए 700 शेयर्स के लिए उसने पैसा दिया है और 600 शेयर्स के लिए जो है उसको अलॉटमेंट हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि 100 शेयर्स की उसने जो है पैसा एक्स्ट्रा दिया है। 100 शेयर्स पे अगर उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो कितने के हिसाब से दिया होगा, एप्लीकेशन मनी 40 रुपए था तो 100 इंटू 40 4,000, सिक्योरिटी मनी के साथ कितना हो जाएगा 100 इंटू 40 4,000, यानी 4,000 रुपीज जो है उसने एक्स्ट्रा लिया है। तो ये एक्स्ट्रा मनी जो होगा वो क्या होगा, एडजस्ट होगा सर,
अब ये निकाल लेते हैं कि अलॉटेड जो है अलॉटमेंट में योगेश को कितना देना था, क्योंकि अब वो अलॉटमेंट का जब वो पैसा देगा आगे तो ये जो 4000 है इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो अलॉटमेंट में देखिए उसको 600 शेयर्स अलॉट हुए थे और अलॉटमेंट मनी का प्राइस कितना था एक शेयर का, आपका अलॉटमेंट मनी का था 30 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, इजंट इट? सो कितना हो जाएगा 600 इंटू 30 कितना मिलेगा 18,000। 18,000 जो है योगेश से मिलना था, लेकिन उसका 4,000 जो है हमें एडजस्ट भी करना है। 4,000 तो की एक्स्ट्रा पे किया था, तो 18,000 में 4,000 माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है 14,000, यानी 14,000 हमें योगेश से मिलना था जो अब नहीं मिला है। लिखा ना फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, 14,000 हमें नहीं मिला है, ये 14,000 हमारा क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हो जाएगा 14,000 टू, तो क्या एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना मिलना था 7 लाख रुपए मिलना था, और कितना नहीं मिला उसमें से 14,000 नहीं मिला योगेश का, माइनस कर देंगे तो 6,86,000 बचेगा। अगर इन केस ये कहता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है ओपन नहीं करना है, तो आप ये डायरेक्ट अमाउंट जो है 6,86,000 जो भी बैंक अकाउंट में आएगा इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,86,000। ठीक, ओके। तो आप यहाँ पर देखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 लाख कैसे है, देखिए 9 लाख यहाँ पर था, ड्यू 9 लाख से था, यहाँ पर ड्यू 9 लाख से था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट करने के लिए रखा था 2 लाख, तो ये 2 लाख को एडजस्ट करना था। ये 2 लाख रुपए हमें ऑलरेडी एडवांस में एप्लीकेशन मनी में मिल चुका है, तो 9 लाख मिलना था, 2 लाख उधर मिल चुका है ऑलरेडी 7 लाख, यानी मिलना था हमें सिर्फ 7 लाख, जिसमें से 14,000 योगेश का नहीं मिला और बचा कितना 6,86,000। ठीक है, तो आप लोग का रिवीजन जो चल रहा है ठीक है, आई होप बहुत अच्छा चल रहा होगा। अभी अगर आपने इस चैप्टर की प्रिपरेशन नहीं की है तो पहले बाकी चैप्टर्स तैयार किए वो पहले पढ़ लीजिए और फिर लास्ट में इसको कीजिएगा। शेयर कैपिटल उसके बाद फोरफिट किया है, क्या था ना कि इमीडिएटली फोरफिट करेंगे, अलॉटमेंट कैंसिलेशन के बाद तुरंत जो है हम लोग फोरफिट करेंगे, तुरंत फोरफीचर की एंट्री मारेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, या फिर लिख सकते हो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं, जितने योगेश ने नहीं दिए थे। कौन सा लिखेंगे अलॉटमेंट वाला, तो हमने निकाला था 600 शेयर्स अलॉट हुए थे योगेश को, योगेश को कितना अलॉट हुआ था 600 शेयर्स अलॉट हुआ था, 600 शेयर्स का हम लोग निकाल लेंगे उसी तरह से। क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारा हो गया 30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा हो गया 6,000, कॉल्स इन अलॉटमेंट अकाउंट डायरेक्ट लिख दो, 14,000 रुपए नहीं मिला था, यही तो वो अमाउंट जो हमने निकाला था ये हमें नहीं मिला था। बाकी जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा क्या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट 30,000 से क्यों होगा, अच्छा तो 600 शेयर्स थे। ठीक है, 600 शेयर्स थे और शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया है कि जो भी फेस वैल्यू सॉरी प्रीमियम और डिस्काउंट इंक्लूड नहीं रहता है। तो आप देखिए शेयर कैपिटल अभी तक कितना हो गया होगा, क्योंकि देखिए अलॉटमेंट के होने के बाद एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद जो है आपका वो हो रहा है फोरफिट हो रहा है, तो प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एप्लीकेशन का कैपिटल वैल्यू कितना है 40 नहीं है 30 होगा, 10 रुपीज प्रीमियम है। उसी तरह अलॉटमेंट का कितना होगा 20,
तो 30 और 20 कितना हो गया 50। 600 गुने 50 30,000। यहाँ पर 30,000 ऐसे आया है, ठीक है। जो लोग को भी डाउट है कि कैसे आया है, शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जोड़ के लिखे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आ ही रहा है। 600 गुने 10, 10 रुपया प्रीमियम था। एप्लीकेशन का नहीं इंक्लूड करते हैं, याद रखिएगा, खाली अलॉटमेंट का इंक्लूड करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 14,000, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 22। अब क्या किया है, फर्स्ट कॉल की एंट्री किया है। तो जब शेयर कैंसिल कर दिए हैं तो हमारे जो 600 शेयर्स थे वो तो योगेश ने नहीं दिए, तो हमारा 600 शेयर्स जो है वो घट गया। हमें कितना मिलना था 30,000 शेयर मिलना था। 30,000 शेयर हमने अलॉट किया था, शुरू में क्वेश्चन में ही दिया था। 600 शेयर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 29,400। फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 30 रुपीज दिया हुआ है। 29,400 को 30 से गुना करेंगे तो 8,82,000। अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा रिसीव हो गया है, सारा का सारा अमाउंट जो है हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका आधा नंबर इसमें देखिए मिला, ये आपकी कंप्लीट एंट्री हो गई। देखिए जो मेन क्वेश्चन है, मेन जो इंक्रीज है उसमें 1 नंबर दिया है। जैसे ये शेयर फोर फीचर वाले पे दिया है, फर्स्ट कॉल वाले पे दिया है, ये कॉल्स इन एरियर्स वाला जो था वो दिया है। तो ये सब जो है आपको सही करने, क्योंकि ये अगर गलत हो गए तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगर यू और वीर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एडमिशन का ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। जनरल रिजर्व इसमें दिया है, देखिए बांटना है। बाकी सब तो आपको आसान लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। 1 अप्रैल को 1/4 शेयर के लिए जो है वो एडमिट किया जा रहा है यश को। यश जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा और 4,000 ला रहा है शेयर ऑफ गुडविल फॉर कैश। इन्वेस्टमेंट दिया है 68,000, प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करना है 10%। रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आसान है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल, रिवोल्यूशन अकाउंट तो फट से बन जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, नुकसान हो रहा है तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है यहाँ पे 60,000 था, 60,000 का 10% 6,000। डेबिट साइड 6,000 लिख देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है हमारा बढ़ रहा था, 68,000 था और यहाँ पर 60,000 दिया था, यानी 60,000 यहाँ था, यहाँ पर 68 दिया है, यानी 8,000 जो है यहाँ पर बढ़ रहा है। तो 8,000 बढ़ रहा है तो बाई लिख देंगे, बाई साइड बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब 8,000 का फायदा, 6,000 का घाटा, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको जो है ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट जो है हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, 3:1 में बांटेंगे। 1500 500 ये आपका रिवोल्यूशन का आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे, बाई बैलेंस बीडी। जो ओपनिंग कैपिटल है वो लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल जो ये वाला है 79 और 48 ये लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व है ये 80,000, इसको भी बांट देंगे हम लोग। फिर गुडविल कितना ला रहा है सर, गुडविल ला रहा है हमारा 4,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। 4,000 ला रहा है, एंट्री क्या होती है द प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। 1/4 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा 3/4। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से और फिर 1/4 से, वो आपका न्यू रेशियो आएगा। फिर माइनस करोगे आप जब ओल्ड माइनस न्यू करके, तब आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है आएगा, और देखिएगा 3:1 ही आएगा। ठीक है, फिर भी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा। तो 3:1 आएगा, तो हम लोग 4,000 को बांटेंगे तो 3:1 आ जाएगा। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट बांट देंगे 1,500 और 500। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन है, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल ला रहा है, ठीक है। उसका प्रोपोर्शन कितना है सर 1/4 है। चलिए अब देखिए कितना होगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का तरीका क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि यू और वीर का क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है। तो टू बैलेंस शीट निकाल लेंगे, ये पूरा जो है ऐड करेंगे। डेबिट साइड तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे बैलेंस करके। उसी तरह वीर का जो है लिख देंगे, टोटल करके यहाँ लिख देंगे। इन दोनों बैलेंस को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है 2,13,000। तो अगर यश को अकेले 1/4 मिल रहा है, तो यू और वीर को कितना मिल रहा होगा सर, 1 में से माइनस कर देंगे। टोटल फ्रैक्शनल वैल्यू 1 होती है, 1 में से 1 - 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3/4 आएगा। यानी 3/4 शेयर के लिए इनका कंबाइंड कैपिटल आ रहा है 2,13,000। रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे 4/3। 4/3 करेंगे तो हमारा टोटल कैपिटल निकल आएगा, कितना आएगा 2,84,000। 2,84,000 टोटल कैपिटल है, और हमें पता है यश का जो शेयर है 1/4 है, बस इसका 1/4 निकाल लीजिए 71,000।
अब एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लीजिए कैश दिया है कि बैंक दिया है। सर कैश दिया है, कैश दिया है तो लिख दीजिए बाई कैश अकाउंट या बाई बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। मेरे हिसाब से जो बैलेंस शीट में दिया होगा उसी को करना है तो आसान पड़ेगा। बाई कैश अकाउंट 71,000, बस आपकी एंट्री जो है वो खत्म हो गई। रिवोल्यूशन बताइए 6 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ रिवोल्यूशन बनाना था और पार्टनर्स कैपिटल बनाना था। रिवोल्यूशन आपका 2 नंबर का था और पार्टनर्स कैपिटल आपका 4 नंबर का। कितना आसान था। ऑप्शन में भी देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया है, रेयांश, आयुष्मान एंड सभ्या, इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, 532 दिया हुआ है और रेयांश रिटायर हो रहा है। गुडविल दिया है 12 लाख रिटायरमेंट के समय। आयुष्मान और सभ्या का न्यू रेशियो 2:3 दिया है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दिया है 40,000 का। Creditors 30,000 will be written off as bad debts. Amount payable to Ryan was to be transferred to his loan account. Pass necessary journal entries on the above transactions in the books of the firm. तो journal entry पास करना है तो ठीक है। अगर हम लेजर बना लेते हैं तो जर्नल एंट्री में कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुडविल को बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल को बांटेंगे। पूरे फर्म का गुडविल कितना है, गुडविल ऑफ द फर्म बोला है ना 12 लाख। और रेयांश का शेयर कितना है, रेयांश देखिए कहाँ है, पहला वाला है। पहला वाला मतलब कितना हुआ 5/10 मतलब आधा, तो 12 लाख का आधा 6 लाख। रेयांश का हिस्सा हो गया 6 लाख। और 6 लाख को हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में जो है आयुष्मान और सभ्या में बांटेंगे। न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:3, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है 5:3, तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। तो आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कीजिएगा। और इनके क्या होती है, आयुष्मान गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आयुष्मान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सभ्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेयांस कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें देखिए एक चीज और है, हालांकि इसमें डेट को स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, लेकिन बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को किया है। ठीक है, और रेयांश यहाँ पर लिखा हुआ है रेयांश रिटायर्ड ऑन द अबव डेट, यानी अबव डेट का मतलब 31 मार्च को वो रिटायर हो रहा है। ये आपको जर्नल एंट्री में डेट डालनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप डेट नहीं डालते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ है जो बांटने वाला है। सर इधर से अगर देखेंगे तो एक जनरल रिजर्व है, यहाँ पर एक पीएल अकाउंट है। ठीक है, एसेट साइड दिया है पीएल अकाउंट, इसका मतलब ये लॉस है, डेबिट साइड जाएगा। तो जनरल रिजर्व को हम बांट लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। उसके बाद पीएल अकाउंट लॉस है, इसीलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है, इनका कैपिटल जो है वो घटेगा। ये भी कर लिए। उसके बाद रिवॉल्यूशन की एंट्री करेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन की एंट्री करेंगे। रिवॉल्यूशन में कहाँ है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 40,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। 40,000 का क्रेडिटर जो है जो रिकॉर्ड नहीं किया गया था अब रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, हमारा नुकसान है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सन्डी क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद कह रहा है कि डेटर्स 30,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। डेटर जिनसे हमें पैसे मिलने वाले थे उसमें से 30,000 अब नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बैड डेट हो गया है, नुकसान हो गया। इनकी क्या हो जाएगी, पहली इनकी हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कितने का हो गया 30,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, याद रखिएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हमारे घट गए हैं, एसेट होता है डेबिट होता है, लेकिन घट गए हैं तो उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेट्स हमारा नुकसान है इसीलिए डेबिट हो गया है। अब देखिए हमने कितने का 30,000 का तो नुकसान हुआ है, लेकिन हमने प्रोविजन बनाया था। ठीक है, 20,000 का प्रोविजन बनाया था कि अगर कोई पैसा नहीं देता है तो 20,000 हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है 30,000 का। 30,000 में 20,000 की तो भरपाई कर सकते हैं, 10,000 की भरपाई जो है हम नहीं कर पाएंगे, तो प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे। प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट करेंगे। लायबिलिटी है, अब इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा। सिर्फ 20,000 हम बचा पाए हैं, 10,000 नहीं बचा पाए हैं, 10,000 का वो नुकसान हो गया है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नुकसान हुआ है इसीलिए। टू बैड डेट्स अकाउंट 30,000, या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ था 30,000, उसको वापस क्रेडिट किए हैं। ठीक, उसके बाद क्या किए हैं, रिवॉल्यूशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आया है उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यहाँ पर लॉस आया है इसीलिए जो है आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लॉस आएगा, तो इन तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किए हैं और लिखे टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 50,000। और लास्ट में हम रेयांश का जितना भी बैलेंस है वो हम
कैलकुलेट करेंगे। अब जनरल एंट्री से कैसे कैलकुलेट किया जाए सर, तो रेयांश का एक जगह डेबिट लिख लीजिए अमाउंट और जगह क्रेडिट लिख लीजिए। तो रेयांश के यहाँ पर क्रेडिट देखिए 6 लाख आ रहा है। क्रेडिट का मतलब पार्टनर्स कैपिटल का आपका बाई साइड में जो जो चीज जा रहा है, ठीक है। फिर रेयांश का 60,000 यहाँ पर है। जितना भी क्रेडिट वाला आइटम है, जो भी क्रेडिट हुआ है वो ऐड कीजिए, और अगर जहां पर भी रेयांश डेबिट हुआ है वहां पर जो है उस अमाउंट को माइनस कीजिए। जैसे 6 लाख यहाँ पर हो गया, फिर रेयांश का यहाँ पर हो गया 6,60,000, फिर डेबिट हो गया 50,000 तो 6,10,000, ठीक है। उसके बाद रेयांश किधर है, उसके बाद आपका यहाँ पर 6,10,000 में 25 गया, कितना हुआ आपका 6,10,000 में 25 गया, तो 6 लाख इधर और 5,85,000 इधर, ठीक है। तो 5,85,000 जो मिला है ये इसको एक्स्ट्रा जो भी ट्रीटमेंट हुआ मिला है। अब यहाँ 5,85,000 मत लिखिएगा, एक चीज आप लोग भूल रहे हैं कि हम लोग उसको एक और चीज देंगे, उसका कैपिटल। 5,85,000 में रेयांश का कैपिटल भी तो है, इसकी एंट्री हमने पास नहीं की है, इसकी एंट्री पास नहीं करते हैं ओपनिंग कैपिटल की। तो 5,85,000 में 6 लाख ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11,85,000 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल एंट्री होगा विद डेट के साथ। और देखिए इसलिए ये जो है एक नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ये अगर अमाउंट नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो और ये देखिए आपका वो किया भी हुआ है वर्किंग नोट वगैरह, ठीक है। तो ये देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदिश एंड श्रेयांश पार्टनर्स 3:2 इनका रेशियो है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। और अब देख सकते हैं इसमें ये डिसोल्यूशन क्वेश्चन है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, डेटर्स रियलाइज्ड 17,000, तो ये बैंक अकाउंट में चल जाएगा भाई, बैंक अकाउंट डेटर्स में। ये आसान है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं। क्या क्या ट्रांसफर होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, कैश एट बैंक तो ट्रांसफर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होगा, डेटर्स ट्रांसफर होगा, और डेटर्स जो है वो 20,000 ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्लान ट्रांसफर होगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर नहीं होगा। ये आपका डेबिट साइड चल जाएगा टू स्टॉक अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट। फिर बाई साइड में जाएगा बाई क्रेडिटर्स अकाउंट। अब मिस आदिश लोन दिया है, मिसेस आदिश लोन दिया है, तो आदिश और श्रेयांश पार्टनर है। देख लीजिएगा क्वेश्चन में घुमा के दे सकता है, बैलेंस शीट ऑफ मिस आदिश एंड श्रेयांश मेल पार्टनर्स है कि फीमेल पार्टनर्स है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ट्रिकी करने के लिए यहाँ पर फीमेल पार्टनर्स भी बनाया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि एक मेल हो एक फीमेल हो, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों पार्टनर्स मेल है, यानी मिस आदिश का मतलब आदिश की वाइफ, किसी की भी वाइफ हो, ससुर हो, साला हो, साली हो, कोई भी हो, तो उन्हें जो है हम एक्सटर्नल क्रेडिटर्स कंसीडर करते हैं। तो बाय मिस आदिश लोन अकाउंट। श्रेयांश का लोन दिया है, सिर्फ श्रेयांश यानी ये पार्टनर है, तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता है, जनरल रिजर्व नहीं जाता है, कैपिटल नहीं जाता है, ठीक। बस ये तो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, अब पेमेंट रिसीव करेंगे। डेटर्स रियलाइज 17,000, तो बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे डेटर का 17,000। प्लांट रियलाइज 10% मोर देन द बुक वैल्यू, तो प्लांट का कितना हो जाएगा, प्लांट है 1 लाख, 1 लाख का 10%, 10,000 ज्यादा में बेचे हैं, तो टोटल कितना मिला है 1,10,000। 1,10,000 देखिए लिखा होगा। सन्डी लाइबिलिटीज में देखिए लिखा है क्रेडिटर्स मिस आदिश लोन, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, प्रोविजन। प्रोविजन को जो है हम अलग से लाइबिलिटी साइड कंसीडर करके ट्रीट करेंगे, तो ये कहा जाएगा बाई साइड आ जाएगा कि लाइबिलिटी को हम ट्रांसफर बाई साइड कर रहे थे, बाई प्रोविजन फॉर डीडी। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर की, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्लांट, फिर बाई कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैश एट बैंक दिया है, तो बाई बैंक अकाउंट ओपन कीजिएगा, उसमें लिखिएगा डेटर्स, प्लांट और इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज दिया हुआ है, ठीक है। श्रेयांश टू कवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स वाला हो गया फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, आदिश प्रॉमिस टू पे मिस आदिश लोन एंड टू कवे स्टॉक एट 20,000। आदिश ने जो है अपनी वाइफ का लोन देने के लिए रेडी है, तो जब भी पेमेंट करते हैं तो टू साइड लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। लेकिन जब कोई पार्टनर किसी चीज का पेमेंट करता है तो बैंक अकाउंट ना लिख करके उसका नाम आता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो आदिश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मिस आदिश लोन पेड 30,000, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है कि स्टॉक भी जो है वो ले गया है, कितना स्टॉक ले गया है, आधा स्टॉक जो है वो ले गया है, नहीं, एंड टू का स्टॉक है 20,000, 20,000 जो है स्टॉक ले गया है। तो बाई आदिश कैपिटल अकाउंट, अगर कुछ भी एसेट्स अगर पार्टनर लेता है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा, अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है कोई पार्टनर तो डेबिट साइड जाएगा।
पेमेंट होगा तो डेबिट, रिसीव होगा तो या स्टॉक वगैरह एसेट ले जाएगा तो क्रेडिट। भाई आदिश कैपिटल अकाउंट स्टॉक दे दिया है। श्रेयास ने इन्वेस्टमेंट भी लिया था, ठीक है। श्रेयांश टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो इन्वेस्टमेंट कितना था 30,000, आधा कितना होगा 30,000 का 15,000। 15,000 का इन्वेस्टमेंट 10% कम में ले रहा है। 15,000 का 10% 1,500 यानी 13,500। बाकी इन्वेस्टमेंट जो आधा बचा है 15,000 वो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज 4,500। तो भाई बैंक अकाउंट में इन्वेस्टमेंट 4,500 लिख देंगे बस। क्रेडिटर्स वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर्स को जो है 10% डिस्काउंट में दिए तो 90,000 का 10% 9,000 81,000 आएगा, तो उसका जो हम पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर्स का। एक चीज और ध्यान लिखिएगा, लाइबिलिटीज में अगर कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज दी हुई है तो हमें उसे देखना है कि उसको पेमेंट करना है कि नहीं। क्रेडिटर्स का काम हो गया है। आदिश का लोन आदिश मिस आशीष का लोन आदिश ने पे कर दिया है। श्रेयांश का लोन रियलाइजेशन में जाएगा नहीं। जनरल रिजर्व तो पार्टनर कैपिटल में बढ़ता है, जाएगा नहीं, कैपिटल में नहीं होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर सर बीपी रहता, ठीक है, बिल्स पेबल या कुछ भी एक्स्ट्रा लाइबिलिटी रहती, ठीक है, और इसका पेमेंट के बारे में अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है उसका पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई हो चाहे नहीं दी हुई हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन दिया है 7,000 टू बैंक अकाउंट कर देंगे 7,000 करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, और इसको जो है हम फाइनल करेंगे। फिर क्रेडिट में से डेबिट माइनस कीजिएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा आप उसको बांट दीजिएगा। इसमें लॉस आ रहा है 5,000 का, ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा 3:2, आपका ये आ जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। गगन लिमिटेड इशू 10 लाख, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रुपीज दिया है कि क्या दिया है, ₹10 लाख 9% डिवेंचर ₹100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 years। इशू हुआ है प्रीमियम पे लेकिन रिडीम हो रहा है पार पे। सिंपल एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और कितने प्रीमियम है, 100 रुपए का शेयर था, 5% प्रीमियम है तो 105 रुपए। 105 को हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये रुपीज दिया, चलिए देखिए 10 लाख रुपए रुपीज दिया है और 100 रुपए का एक शेयर है। 100 रुपए का 5%, या तो 100 रुपए का 5% निकालने से अच्छा आप डायरेक्ट इसका निकाल लीजिए। 10 लाख रुपए का 5% निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा 50,000। डायरेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी 10,50,000। अब इसी अमाउंट को हम लोग जो है ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर 50,000 जो है हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एंट्री पे अगर हम करते हैं तो क्या बोल रहा है बी वाला, केएस लिमिटेड ने 10 लाख रुपए इशू किए, 10% डिवेंचर है 100 रुपए का एट पार, एट पार। तो जो है रिडीम किस पे करेंगे, 10% प्रीमियम पे करेंगे। तो बैंक अकाउंट की जगह बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख हो जाएगा। उसके बाद प्रीमियम पे तो इशू नहीं किए हैं बट रिडीम किस पे कर रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, रिडीम अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं या डिस्काउंट पे भी अगर हम इशू करते हैं दोनों केस में हमारा लॉस है। पहले केस में तो लॉस नहीं हुआ है लेकिन रिडीम जब प्रीमियम पे कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि दुकानदार से आपने सामान लिया 100 रुपए का 100 रुपए में, लेकिन आपने सामान लौटाया तो 10% प्रीमियम पे उसने आपको सामान लौटा दिया, यानी 100 रुपए की जगह आपको 110 रुपए दिए, ठीक है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो ऐसे ही मान के चलिए, तो वो जो 10 रुपए घाटा पड़ गया आपका, तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10 लाख, लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर्स अकाउंट 10 लाख का 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1 लाख। टू 10% डिवेंचर अकाउंट, यही वैल्यू लिखेंगे 10 लाख वाला, टू प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख, ठीक। आई होप ये एंट्री क्लियर होगी बी वाला। सी वाला देखते हैं, क्यूआर लिमिटेड ने 10 लाख रुपए का इशू किया है, 9% वेंचर है, 100 रुपए का है, 10% डिस्काउंट पे दे रहा है, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 5%, यानी यहाँ पर भी नुकसान है, यहाँ पर 100 रुपए का वो 90 रुपए में दे रहा है और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी जब वो लौटा भी रहा है सामान तो वो 100 की जगह 105 रुपए कस्टमर को लौटा रहा है। तो यहाँ पर 5 रुपए और यहाँ पर 10 रुपए, कुल 15 रुपए का नुकसान हो रहा है 100 रुपए में। तो 10 और 5 15%, 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक अकाउंट वाला एंट्री कर लीजिएगा, पिछले वाला रिसीव वाला एंट्री जितना भी आएगा, ठीक है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मिला होगा सर? 10 लाख था। 10 लाख का 10% निकालिए। 1 लाख नहीं मिला, 9 लाख मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख। जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 9 लाख डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये कौन सा लॉस है? जो डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है, 10 लाख का 10%। इधर आपका हो गया 10 लाख का 10%, 1 लाख। और प्रीमियम वाला दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों को ऐड करके ही लिखना है। 10 लाख का 10% 1 लाख, और 10 लाख का 5% 50,000। तो 1,50,000 यहाँ पर हो गया। तो 9% डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू लिखेंगे जो कि 10 लाख का था। टू प्रीमियम रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट, ये तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, या फिर सीधे सीधे देखो ये रिडीम कितने पे हुआ है, 5% पे। तो 10 लाख का 5% निकाल लोगे तो आपका 50,000 आएगा। ठीक है, ये एंट्री आपकी कंप्लीट है। और करके दिया जाए तो आप ऐसे भी एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, बट चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों आपके लिए आसान है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following option is equation is correct? Cost of revenue from operation is equal to revenue from operation plus gross profit। गलत है ये, सी ए गलत है ए। क्योंकि देखिए सीपी इज इक्वल टू क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर लॉस होता यहाँ पर तो सही होता, प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो सही रहता। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस नेट परचेजेस। माइनस नेट परचेजेस नहीं होता है, प्लस नेट परचेजेस होता है, तो ये भी गलत हो गया। सी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, गलत है, ये टोटल इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है। तो बचा ऑप्शन डी, ये सही है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एक टूल है जिससे एनालाइज करते हैं? आपके बुक का चैप्टर है, पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ ये है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं, पीएल अकाउंट नहीं होता है एनालिसिस करने का कोई काम। नोट्स टू अकाउंट नहीं, इससे भी हम कोई एनालिसिस नहीं करते। बैलेंस शीट, इससे भी हम कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा क्या हो सकता है सर? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बजट है, रेशियो एनालिसिस है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है, ये सब आपके क्या है? टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटर्स फंड आर करेंट एसेट एनसीए लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रोप्राइटरी रेशियो। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया है 25%। जब दे दिया है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटरी रेशियो वाला फॉर्मूला आप आराम से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड का प्रोप्राइटर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट, यही हमको निकालना है। प्रोप्राइटर फंड क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी होता है। क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी होता है। शेयर होल्डर इक्विटी मतलब जो शेयर कैपिटल का जो भी पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। तो वो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोप्राइटर्स फंड, पीएफ लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट तो 25% इजिकल क्या लिख सकते हो? 1.4 आप लिख सकते हो। 1.4 इजिकल टू क्या हो जाएगा? पीएफ निकालना है, नो डाउट। और टीए क्या हो जाएगा? टीए हो जाएगा आपका करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट। 20 लाख और 40 लाख कितना हो गया? 60 लाख। बाकी और तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हमें जरूरत नहीं है। 4 से कटा 7, सामने 15 लाख। पीएफ क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 लाख गुने 15 लाख, यानी ऑप्शन डी 15 लाख इज द राइट आंसर। ठीक, dividend paid by financial enterprise is come under which kind of activity from the while preparing cash flow statement? फाइनेंशियल इंटरप्राइज दे रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। दूसरा कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का जो है इन्वेस्टमेंट पे अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है, किस तरह की एक्टिविटी में आता है? तो ये हमारा रिसीव वाला जितना भी केस होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट, which of the following transactions are shown under financing activities while preparing cash flow statements? यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंसिंग पूछा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका शेयर, डिबेंचर, लोन, ये सब आता है।
तो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर आता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये आपका ऑपरेटिंग है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बात कर रहा होगा, कैश पेड अगेंस्ट टीपी ये भी ऑपरेटिंग में आता है। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए ये हेड सब हेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हेड सब हेड वाला क्वेश्चन है, तो ये आप लोग देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट हेड सब हेड वाला आपको याद होना चाहिए। लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज मेजर हेड दिया है एनसीए, सब हेड क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा और भी चीजें जो आती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स ये भी होता है। लोन्स रिपेबल ऑन डिमांड सीएल है, डायरेक्ट की बात है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एक्रूड इनकम आपका करंट एसेट्स है, अदर करंट एसेट्स है। नेक्स्ट चलिए ये एक टेक्निक है जिसमें जो है एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रेशियो एनालिसिस है, ठीक है। ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें डेटा को जो है रीग्रुप किया जाता है और उसको जो है अर्थमेटिकल रिलेशनशिप्स का मतलब फॉर्मूला बेस्ड में अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पूछा 33 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, आईटीआर दिया है, एआई दिया है, गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। देख लेते हैं कैसे निकलेगा डायरेक्ट इसको निकालने का। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। आईटीआर आपका दिया हुआ है, आईटीआर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आपका एवरेज इन्वेंट्री जो है दिया हुआ है 4 लाख, तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाएगा आराम से, कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज इन्वेंट्री को आईटीआर से, 2,40,000 ये आ गया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, सीपी, सीपी निकल गया। कह रहे गुड्स जो बेचे हैं वो सीपी का 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो 2,40,000 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 लाख का 25% निकालेंगे तो 6 लाख आएगा। 6 लाख प्रॉफिट है, सीपी है 24 लाख, एसपी क्या हो जाएगा 30 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नॉर्मल सेल्स भी कह सकते हैं। तो 6 लाख अपॉन 30 लाख गुने 100, ये आंसर आपका 20%। बहुत ही आसान था, 4 नंबर का था, आराम से आपको ये चीज मिल रहा था। या और करके था करेंट रेशियो का कंपनी दिया हुआ है 2:1, कह रहा है कि क्या इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या कोई चेंज नहीं होगा। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यार सीए बढ़ेगा मतलब स्टॉक बढ़ेगा सीए, और सीएल बढ़ रहा है 40, सीएल आपका बढ़ रहा है तो 40,000 दोनों केस में बढ़ रहा है। जब दोनों केस में बढ़ेगा तो आपका रेशियो याद रखना रिड्यूस होगा। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से बढ़ता है तो रेशियो रिड्यूस होता है। कह रहा है सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 8,000 एट अ लॉस ऑफ 2,000। फर्नीचर हम बेचे 8,000 का, जो था 2,000 लॉस में बेचे, तो एक्चुअली हमें रिसीव कितना हुआ होगा, 6,000 रिसीव हुआ होगा। हमारा सीए तो बढ़ रहा है क्योंकि उसमें कैश है, लेकिन फर्नीचर हमारा क्या है, फिक्स एसेट है, ठीक है। तो ये भी हमारा देखिए फिक्स एसेट है, लेकिन सीआर जो है फॉर्मूला क्या होता है, सीए अपॉन सीएल। तो फर्नीचर तो एफए है, सीए में तो एफए इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ कैश जा रहा है, यानी सिर्फ कैश जो है वो सीए में ऐड हो रहा है 6,000 का, तो सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, मतलब रेशियो इंप्रूव होगा, ठीक है, लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीबल्स, कैश रिसीव हुआ ट्रेड रिसीबल से, तो कैश हमारा ऐड होगा जो कि सीए है, और ट्रेड रिसीबल भी हमारा सीए है, तो ट्रेड रिसीबल हमारा यानी डेटर्स कह सकते हो वो घटेगा। न्यूमरेटर में उतना ही प्लस हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है, कोई चेंज नहीं होगा। लास्ट है इशूड इक्विटी शेयर्स 6 लाख का। इक्विटी शेयर्स क्या लिखा है, करंट एसेट्स वुड इंक्रीज व्हेन देयर नॉट चेंजिंग करंट लायबिलिटीज। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है, कैश बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस भी कह सकते हो बढ़ रहा है, और इक्विटी शेयर आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, फिक्स लायबिलिटी है। इन दैट केस सिर्फ कैश बढ़ रहा है, फिक्स लायबिलिटी होने के कारण हम सीएल में नहीं लिख सकते। अगेन हमारा जो है रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। अब करते हैं आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 34 सीएफएस। Tara read the hypothetical case in 2011 to young Indian entrepreneur वैशाली भाटिया। बहुत बड़ा जो है ये दिया हुआ है, तो इतने बड़े लाइन को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको इग्नोर मारते हैं क्योंकि इसमें जो है कुछ दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन, बस हमें ये देखना है क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। हमें इसमें दिया देखिए शेयर होल्डर फंड दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, ये सारा चीज दिया है। इसके साथ जो है हमें नोट्स टू अकाउंट्स भी दिया हुआ है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट भी दिया हुआ है। तो अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें देखिए सिर्फ ऑपरेटिंग निकालने को बोला है, तो कितना आसान है,
कि अगर ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बोला तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये था कि अपना आंसर मैच कर सकते थे इसमें, बट सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोला है। तो चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जो भी करेंट ईयर रहेगा वो ईयर का हम लोग सीएफएस निकालेंगे। हो सकता है आपके पेपर में 24 के हिसाब से आए, फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो वो दीजिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये 2,11,000 दिया है। अब 2,11,000 कैसे आया है, देखिए ध्यान से। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 3,60,000 और 75 है। इसमें वर्किंग नोट दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट में आइए पहले, सबसे पहले कितना दिया है, डायरेक्ट दिया 3,60,000 का। कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से करंट ईयर 21 से 22, पहले 3,60,000 हो रहा था, अब सिर्फ 75 हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है, 3,60,000 में 75 माइनस करोगे तो 2,85,000 आएगा। लॉस हो रहा है हमारा एक तरह से, ठीक है, कम प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में जो है डाले हैं। उसके बाद हमने जो है कुछ टैक्स वगैरह को कोई आइटम है, या जनरल रिजर्व, कोई जनरल रिजर्व जैसा आइटम है, इसमें कहीं भी जनरल रिजर्व करके कोई वर्ड नहीं दिया है। अब टैक्स दिए हैं, ध्यान से देखिएगा, टैक्स 80,000 वॉज पेड। दो चीज रहता है, एक टैक्स पे करना होता है, एक टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजन देखिए क्रिएट अगर किए होंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पहले 2,10,000 था, अब जो है 2,04,000 है, ठीक है। 2,10,000 था, अब 2,04,000 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। याद रखिएगा ये हमारा लायबिलिटी होता है, ये तब बनाएंगे जब ये वाला वर्ड दिया रहेगा, टैक्स ऑफ 80,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये दिया रहेगा, और क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट्स में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर होता है ओपनिंग बैलेंस, करेंट ईयर होता है क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो बाई बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, 2,10,000, क्योंकि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं। और फिर पहले ये लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 2,10,000, 2,10,000, और 2,04,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस सीडी लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, 2,04,000। अब मेड है कि पेड है, ये ध्यान रखना है। तो पेड है, 80,000 पे किए हैं, पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, कितना, 80,000 का। और इसमें बैलेंसिंग फिगर अब चेक करना है, 2,84,000 इधर आ रहा है, 2,10,000 माइनस करेंगे तो 74,000 का प्रोविजन हमने बनाया है। इसको हम लोग लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में प्रोविजन मेड लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पर पेड के जगह मेड दिया रहता तो ये वाला लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट 74,000, और बैलेंसिंग फिगर होता टू बैंक अकाउंट 80,000। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हो ब्रैकेट, ठीक है। मेड दिया है तो ये लिखेंगे, पेड दिया है तो ये लिखेंगे, ठीक। तो जो मेड हुआ, जो बैलेंस मेड वाला आएगा 74,000, उसको हम ऐड करते हैं प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन हमने पीएल अकाउंट में क्या किया होगा, डेबिट साइड दिखाया होगा, नुकसान रहा होगा, उसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो नेगेटिव बैलेंस थोड़ा कम हो जाएगा, कितना आएगा हमारा, 2,11,000 ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, 2,11,000 हमने लिख दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऐड करेंगे वो आइटम जिसका जो नॉर्मल, जो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, मतलब जो बिना किसी ट्रांजेक्शन के अपने आप नुकसान हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, आइए देखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिया हुआ है 69,000 और 1,44,000। कितना हुआ है यहाँ पर चेक कीजिए, डेप्रिसिएशन बढ़ा है 31 और 44, 75,000, यानी 75,000 हमने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाया है। ऐड कर देंगे यहाँ पर 75,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स यहाँ पर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है 31 मार्च 2021 को इशू हुआ था। तो कितना था, 1,80,000 और 2,40,000। तो 1,80,000 का पहले 10% निकाल लेंगे, 18,000, और एक्स्ट्रा कितना इशू किया है, 60,000। और वो लिखा भी हुआ है कि जो डिवेंचर 21 को इशू किए थे 2021, यानी 21 वाला का तो पेमेंट कर देंगे 2022 में, इसीलिए 1,80,000 का पेमेंट हमने कर दिया है।
और एक्स्ट्रा जो इशू हो रहा है 60,000 का, जो इन दोनों का डिफरेंस है, वो भी हम जो है अमाउंट लेंगे। तो 60,000 का फिर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 6,000। तो 18 और 6 24,000 टोटल डेप्रिसिएशन लग रहा है। इसको भी जो है हम ऐड कर देंगे, ऐड करके लिखेंगे 99,000। ये नेगेटिव बैलेंस और कम होगा 1,12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल या नेट लॉस बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप अगर नेट प्रॉफिट भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप इसको नेगेटिव में दिखाओगे तो वो साफ समझ में आएगा कि लॉस हो रहा है। ऐड करते हैं डिक्रीज इन सीए या इंक्रीज इन सीएल। डिक्रीज इन सीए या इंक्रीज इन सीएल। तो अब आपको क्या करना है, स्टॉक्स वगैरह में सीए सीएल में जाना है। तो सीए में देखो, सीए में आपका हम मैंने बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को इग्नोर मारेंगे। बाकी क्या बचा, इन्वेंट्री 387 से 354 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हाँ हो रहा है। कितना हो रहा है, 33,000 हो रहा है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड कर देंगे। क्या कोई ऐसा सीएल है, क्या कोई ऐसा सीएल है जो कि इंक्रीज हो रहा है सीएल में? तो ट्रेड पेबल देखिए 60,000 से 8,000 सर घट रहा है, यानी कोई भी ऐसा सीएल नहीं है जो बढ़ रहा है, तो हम नहीं करेंगे उसको। ठीक है, मेरे पास एक ही आइटम था। अब लेस करते हैं इंक्रीज इन सीए एंड डिक्रीज इन सीएल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा है 60,000 से 18,000 हो रहा है, डिफरेंस कितना है 42,000। 42,000 को हम नेगेटिव में दिखा देंगे। और अब हम कैलकुलेट करते हैं, 33,000 पॉजिटिव था, 42,000 नेगेटिव है, 9,000 का नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, 9,000 माइनस कर देंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नेगेटिव बैलेंस ये 1,12,000 9,000 से और बढ़ जाएगा, 1,21,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया, नेगेटिव में 1,21,000। और आखिरी में करेंगे लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड कौन सा, अभी हमने जो बनाया था यहाँ पर टू बैंक अकाउंट वाला 80,000 टैक्स पेड। टैक्स पेड माइनस करेंगे 80,000, आपका कितना आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन। नेट कैश फ्लो फ्रॉम लिख सकते हो या यूज्ड इन। नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो बेस्ट होगा कि आप यूज्ड इन लिखिए। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा, 2,01,000। बस इतना सा करना था। 5 नंबर इसका था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट का हाफ मार्क्स और वर्किंग नोट का जो है हाफ मार्क्स। तो ये हो गया आपका सेट नंबर 1 का पेपर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप जो है पूछ लीजिएगा। इसके अलावा जो है एक और पेपर जो है मैं खुद से बनाया, वो मैं डिस्कस करूंगा आप सभी से। बहुत तगड़ा पेपर है, ठीक है, वो पेपर भी मैं आपको लेकर आऊंगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, प्रिपेयर वेल, थैंक यू।